नमस्कार दोस्तों, आज अपना टॉपिक है विशेषण। देखिए, सर्वनाम की बात हमने पिछले क्लास में की थी। सर्वनाम के बाद विकारी शब्दों में अगले भेद की बात आती है तो विशेषण होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने शब्द के रूप परिवर्तन के आधार पे भेद पढ़े थे। रूप परिवर्तन के आधार पे हमने देखा कि हमारे शब्द के दो भेद हुए, एक विकारी और एक अविकारी। हम विकारी की चर्चा यहाँ पे करते आ रहे हैं। वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक का प्रभाव पड़ने के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि विकारी हमारे जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा संज्ञा, दूसरा पढ़ा हमने सर्वनाम, तीसरा हम पढ़ रहे हैं विशेषण। आज हम यहाँ विशेषण की चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले विशेषण में क्या है कि इसके शाब्दिक अर्थ की बात की जाए। शाब्दिक अर्थ इसका होता है गुण या विशेषता। विशेषण का मतलब क्या होता है? गुण या विशेषता। गुण या विशेषता। शाब्दिक अर्थ की अगर बात की जाती है विशेषण को लेकर के तो इसका क्या बन जाएगा? गुण या विशेषता बन जाएगा। इसकी परिभाषा की बात की जाए, परिभाषा देखिए क्या है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। देखिए, विशेषण के अंदर हमें तीन चार बातें हम सर्वप्रथम ध्यान रखनी। सबसे पहली चीज इसमें क्या याद रखना है कि विशेष्य। एक होता है इसमें विशेष्य, दूसरी चीज विशेषण, और तीसरी चीज यहां पे देखें प्रविशेषण। और एक बात यहां पे की जाए किसकी? क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम बात करते हैं विशेष्य क्या है। तो विशेष्य क्या हुआ? जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषता किसकी बताई जा सकती है? या तो किसी संज्ञा शब्द की बताई जा सकती है या फिर किसी सर्वनाम शब्द की बताई जा सकती है। तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है तो वो क्या बनेगा? विशेष्य बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा? जिसकी विशेषता बताई जाए, इसमें हम कह सकते हैं या तो संज्ञा शब्द हो सकता है, उसकी विशेषता बता सकते हैं, या फिर किसकी बता सकते हैं? सर्वनाम की। तो कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द है तो वो क्या है? विशेष्य है। विशेषण क्या है? विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द। विशेष्य की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब विशेषता किसी भी व्यक्ति, वस्तु की बताई जा सकती है। विशेषता क्या हो सकती है? उसकी अच्छाई हो सकती है या बुराई हो सकती है। तो इसका जो गुण दोष होता है, गुण या दोष, ये किसके अंतर्गत आता है? ये विशेषण के अंतर्गत आता है। प्रविशेषण की हम बात करें तो प्रविशेषण क्या है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या देखना है? इसमें देखिए, अति और बहुत ऐसे शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अति या फिर किसका प्रयोग मिलेगा हमें? बहुत का।
क्रिया विशेषण की अगर हम बात करें तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास जैसे कोई भी शब्द आता है तो हमें कैसे पता चले कि उसमें विशेष्य क्या है, विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इसकी बात हम करें। जैसे मान लीजिए अपने पास शब्द आ गया नील गाय, तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि यहां हमारे पास दो पद हैं, एक नील है एक गाय है, इसमें एक विशेष्य है और एक विशेषण है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि यहां पर नील और गाय दो पद हैं, तो गाय यहां पर संज्ञा शब्द है और नीला उसका क्या है? रंग है, और रंग जो होता है वो क्या होता है? गुणवाची विशेषण होता है। तो यहां पर ये तो हमारा हो गया विशेषण, ये तो क्या हो गया? नील तो हो गया विशेषण। यहां संज्ञा शब्द किसका बोध करा रहा है? संज्ञा यहां पर विशेष्य का बोध करा रहा है, यानी विशेषता किसकी बताई जा रही है? यहां पर विशेषता गाय की यानी संज्ञा की बताई जा रही है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द कौन हुआ? विशेषण। और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास शब्द आ गया राम सुंदर है, यहां सुंदर जो शब्द आया ये देखो किसकी विशेषता बता रहा है? यहां संज्ञा कौन हुआ? संज्ञा राम हो गया। इस राम की विशेषता बताई जा रही कि राम क्या है? सुंदर है, सुंदर उसका गुण है। और इस संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाला शब्द कौन हुआ? सुंदर। तो सुंदर तो अपना बन गया यहां पे विशेषण, विशेषण बन गया। और राम यहां पे देखिए क्या बन गया? यहां पे विशेष्य बन गया। राम यहां पे क्या है? विशेष्य है। अब यहां पर राम यानी संज्ञा की विशेषता बताएगी कि वो कैसा है? सुंदर है, तो सुंदर यहां पे विशेषण बन गया। लेकिन इसी वाक्य में हो जाए कि राम बहुत सुंदर है, राम अति सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द का संबंध अब राम से नहीं है, यानी बहुत का संबंध जो अब किससे हो गया? सुंदर से हो गया। सुंदर क्या है? विशेषण है, और विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रविशेषण कहलाता है। तो बहुत यहां पे क्या हो गया? यहां पे प्रविशेषण हो गया, ये प्रविशेषण हो गया। जैसे अपने पास वाक्य दे दिया जाए कि राम सुंदर लिखता है, राम सुंदर लिखता है, सुंदर लिखता है। शब्द तो सुंदर यहां पर भी आया है, लेकिन इस सुंदर का संबंध यहां राम से नहीं है, यानी इसका संबंध संज्ञा से नहीं है, सर्वनाम से नहीं है। और जिसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से नहीं होता है वो किस में बदल जाएगा? वो क्रिया में बदल जाएगा। कैसे? अब इस सुंदर का संबंध सीधा किससे हो गया? लिखना। लिखना क्या है? क्रिया है। और जिस विशेषण का संबंध क्रिया से हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? क्रिया विशेषण बन जाता है। तो यहां पर सुंदर क्या है? यहां पर सुंदर क्रिया विशेषण है। तो ये हो गया अपना क्रिया विशेषण। तो ये सामान्य जानकारी हमें यहां पर ध्यान रखनी है विशेषण को पढ़ने से पहले, ये बेसिक बातें यहां पे ध्यान रखें। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषण के भेदों की। तो देखिए विशेषण के भेदों की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर विशेषण की भेद किताबों के अंदर हमें 4 और 5 दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। तो हम कौन सा करें ये बड़ा हमारे एक संदेह बना रहता है। तो विशेषण के अगर भेदों की बात की जाए तो वहां पर केवल 4 ही भेदों को मान्य करें। कितने भेदों को? 4। तो सबसे पहले हम देखिए यहां पर बात करें विशेषण की भेदों के, तो हेडिंग डाली जाए विशेषण, विशेषण के भेद। और विशेषण के भेद कितने करें? 4 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। देखिए आज सबसे पहले विशेषण का पहला भेद यहां पे पढ़ेंगे। तो इसका पहला भेद है, उसका नाम क्या है? गुणवाची, गुणवाची विशेषण, गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण में देखना यह है कि जिन विशेषण शब्दों के द्वारा
किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्थिति, दशा, स्पर्श इत्यादि का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं? गुणवाची विशेषण कहलाते हैं। क्या क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, उसका स्पर्श, आकार, स्थिति, और उसके बाद बात करें दिशा। दिशा में एक बहुत ही बारीकी से प्रश्न पूछा जाता है। अगर किसी दिशा का नाम दे दिया जाए, जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम, कोई भी दिशा का नाम दे दिया जाए, तो हमने चर्चा की थी पूर्व कालांश में जब संज्ञा पढ़ी थी, तो उस समय की कोई भी अगर दिशा का नाम आ जाता है तो वो नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्लियर? और यदि उस दिशा में ई प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वह गुणवाची विशेषण में बदल जाता है। जैसे उत्तर से उत्तरी बन जाए, पूर्व से पूर्वी बन जाए, दक्षिण से दक्षिणी बन जाए, पश्चिम से पश्चिमी बन जाए, तो वो किस में बदल जाता है? वो गुणवाची विशेषण में बदल जाता है। ये हमें ध्यान रखना है यहां पे। तो देखिए यहां पर इसकी परिभाषा क्या बन जाती है? इसकी परिभाषा बन जाती है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष, रूप रंग, आकार, स्थिति, दिशा, बनावट, स्पर्श, या फिर एक इसमें होता है काल। काल का संबंध भी इसी में होता है। काल कैसे? जैसे नवीन, प्राचीन, आधुनिक। तो ये काल जो होते हैं, काल भी गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इन बातों का यहां पर क्या बनता है? गुणवाची विशेषण बनता है। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करें? कुछ विशेषताओं को हम बिंदुओं में विभाजित करके बांटे ताकि ये और ज्यादा सरल बन जाता है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले इसमें आता है गुण दोष। तो यहां से हम इसको पढ़ें, गुण दोष। देखिए गुण दोष के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे गुण में अच्छा, भला, अच्छा, भला, ईमानदार, ईमानदार, चतुर, अच्छा हो गया, भला हो गया, ईमानदार हो गया, चतुर हो गया। और ये अगर कहें जैसे बेईमान, बेईमान, बुरा, कामचोर, कामचोर, अगर ये आ जाते हैं तो हमें मान लें कि ये तो हमारे क्या हैं? गुण हो गए। बेईमान, बुरा, कामचोर, ये क्या बन गए? ये हमारे अवगुण हो गए, दोष हो गए। अगर इनमें से कोई भी शब्द इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, कोई भी ये शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताना प्रारंभ कर देता है, तो ये क्या बन जाएगा? ये गुणवाची विशेषण बन जाएगा। दूसरी बात करते हैं इसकी रूप रंग की। देखिए रूप रंग में क्या है? जैसे रूप रंग में आ जाए सुंदर, सुंदर आ गया। फिर जैसे रंग में कोई भी रंग आ जाए, तो कोई भी रंग यदि आ जाता है तो हमें ध्यान रखना है कि वो गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आता है। कैसे? जैसे आ गया सफेद, काला, नीला, नीला, हरा, पीला, हरा, पीला, कोई भी रंग आ रहा है तो मान लीजिए क्या है? विशेषण है। लेकिन यहां पर भी एक बहुत ही माइक्रो मिस्टेक होने की संभावना बनी रहती है। माइक्रो मिस्टेक क्या हो सकती है? अगर हमें सफेद से सफेदी दे दिया जाए, सफेद से सफेदी दे दिया जाए, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि अब ये सफेदी क्या हो गया? सफेद से सफेदी भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया, भाववाचक संज्ञा शब्द बन गया। ये याद रखना। तो सफेदी के अंदर विशेषण नहीं है। सफेदी के अंतर्गत क्या है? सफेदी के अंदर भाववाचक संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे काला से कालापन, नीला से नीलापन, हरा से हरियाली, पीला से पीलापन। किसी भी रंग के अंदर यदि कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो प्रत्यय जुड़ते ही वह किस में बदल जाता है? भाववाचक संज्ञा शब्द में बदल जाता है। रूप रंग के बाद यदि हम बात करें इसके स्पर्श की, तो स्पर्श में देखिए क्या है? कोई भी चीज को यदि हम स्पर्श करते हैं तो उससे भी हमें उसका ज्ञान होता है, उसका भी कोई ना कोई अपना एक गुण होता है। तो देखिए जैसे अपने पास आ गया कठोर शब्द आ गया, नरम आ गया, कठोर आ गया, नरम आ गया, गर्म आ गया, ठंडा आ गया, ठंडा ठंडा आ गया। फिर
जैसे अपने पास ये आ गया कि चिकना शब्द आ गया, तो चिकना भी स्पर्श से पता चलता है, चिकना है, मुलायम है, खुरदरा है, मुलायम, खुरदरा, यानी ये जितने भी इस प्रकार के शब्द होते हैं ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब के सभी गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें इसके अगले बिंदु की, तो स्पर्श के बाद क्या होता है कि इसका एक आकार होता है। आकार जहां पर भी आ जाए तो वहां पर भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के आकार की यहां पर बात की जाए तो वहां पर मान ले कि गुणवाची विशेषण है, तो आकार में कैसे, जैसे अपन कहें ये लंबा, लंबा आ गया, चौड़ा आ गया, लंबा चौड़ा, और अपन कहें गहरा, गहरा आ गया, ऊंचा आ गया। अब आकार में इनके अलावा देखिए क्या है, ये भी हो सकता है जैसे मोटा, दुबला, पतला, पतला, ये भी हो सकता है। तो ये अगर आ रहे हैं तो ये किसके अंतर्गत आ गए, इसके अंतर्गत अगर किसी अन्य आकार की बात की जाए जैसे गोलाकार, शंकुनुमा, त्रिभुजाकार, तो इस प्रकार के भी कोई अगर शब्द आते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर देखिए दशा, अगर दशा की बात करें तो दशा में देखिए क्या आएगा, दशा जैसे ये शब्द आ गया दशा, दशा क्या है, जैसे गरीब आ गया, अमीर आ गया, गरीब, अमीर। फिर जैसे कमजोर, बलवान, बलवान, शक्तिशाली, शक्तिशाली, अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो वो दशा के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर बात आई किसकी, दिशा की। अगर हम इसके अगले बिंदु की बात करें तो क्या हो जाएगा, दिशा। दिशा के अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा, दिशा में जैसे आ गया पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, दक्षिणी और पश्चिमी, ये बन गए अपने विशेषण बन गया, प्रत्यय जुड़ते। फिर इसके बाद में बात करें जैसे काल की, काल जो है तो काल में भी क्या है, विशेषण बन जाता है। काल में कैसे, जैसे नवीन, प्राचीन, प्राचीन, नया, पुराना, आधुनिक, आधुनिक, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आ जाते हैं, काल से संबंधित, ये भी गुणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो यहां एक बार फिर से देखें, गुणवाची विशेषण में गुण दोष हो सकते हैं, रूप रंग हो सकता है, स्पर्श हो सकता है, फिर क्या दशा हो सकती है, दिशा हो सकती है, काल हो सकता है। इनसे संबंधित यदि कोई भी शब्द पूछा जाता है और ये शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतानी प्रारंभ कर देते हैं तो ये किस में बदल जाते हैं, ये गुणवाची विशेषण में बदल जाते हैं। यहां विशेषण का अपना देखिए पहला भेद कंप्लीट होता है। देखिए अपना पहला भेद गुणवाची विशेषण के होने के बाद हम अभी अगले भेद की चर्चा कर रहे हैं। तो अगला इसका दूसरे नंबर का जो भेद होता है उसका नाम होता है संख्यावाची विशेषण। दूसरा कौन सा होता है, संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, देखिए संख्यावाची विशेषण में क्या होता है कि जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्या का बोध भी हो सकता है और अनिश्चित संख्या का भी हो सकता है। अब निश्चित संख्यावाची जो विशेषण होता है उसमें 4 प्रकार बन जाते हैं और अनिश्चयवाची जो संख्यावाची विशेषण बनेगा इनमें क्या होता है कि संख्या का तो बोध होगा लेकिन उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध नहीं होगा। तो इसके आधार पर हम 2 भेद भी बनाएंगे इसके। तो सबसे पहले हम बात करें संख्यावाची विशेषण में, तो संख्यावाची विशेषण की विशेषता सबसे पहले पढ़ें। तो विशेषता क्या है इसकी कि जिन्हें शब्दों के द्वारा, परिभाषा क्या बन जाएगी इनकी, जिन्हें शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित या अनिश्चित संख्या का, निश्चित या अनिश्चित
संख्या का, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार का होता है। संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण दो प्रकार का होता है। संख्यावाची विशेषण दो प्रकार का होता है। पहला होता है, एक नंबर की यदि हम इसकी बात करें तो देखिए निश्चय संख्यावाची विशेषण, निश्चय संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण। इस निश्चय संख्यावाची विशेषण में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध होता है। तो इसके आगे अपन कर सकते हैं निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का बोध, निश्चित संख्या का बोध होता है, केवल इतना ही। यानी निश्चित संख्या का बोध होगा वो निश्चय संख्यावाची विशेषण बन जाता है। इसके भी क्या होते हैं, चार भेद होते हैं। तो इसके पहले भेद की अगर हम बात करें तो पहला भेद इसमें देखिए क्या होता है, इसमें होता है गणनावाचक। कौन सा होता है, गणनावाचक। अब गणनावाचक में देखिए क्या बनेगा, गणनावाचक के अंतर्गत संख्याएं होते हैं और संख्याएं वो निश्चित संख्याएं होती हैं। निश्चित संख्याओं को निश्चयवाची संख्यावाची विशेषण कहते हैं, निश्चय संख्यावाची विशेषण कहते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, 10 आ गया, 20 आ गया, 40 आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया। कोई भी संख्या आ जाए तो कोई भी संख्या है तो वो निश्चय संख्यावाची विशेषण में गणना है। दूसरी चीज इसमें गणना के बाद में होता है इसमें कर्मवाचक, कर्मवाचक। कर्म में क्या होता है, कर्म बना रहता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। तो कर्मवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी इस प्रकार से कोई भी संख्या का क्रम निर्धारित होता है वो क्या बन जाएगा, वो कर्मवाचक बन जाएगा। फिर तीसरी बात करें यहां पे, उसका नाम है आवर्तीवाचक। आवर्तीवाचक में क्या है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय। इस प्रकार से ये किसके अंतर्गत आएंगे, आवर्तीवाचक में आएंगे। चौथा जो इसका होता है वो होता है समुदायवाचक। और समुदायवाचक में क्या होता है, एक समूह होता है, यानी एक से अधिक संख्या का बोध एक साथ होगा। जैसे अपन बात करें तीनों, दोनों, चारों, बीसों, तीसों, पचासों, यानी ये क्या हो रहा है, बोध हो रहा है किसका, बोध हो रहा है यहां पे समूह का। और समूह का बोध जहां पर हो जाता है वो क्या हो जाएगा, समुदायवाचक संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। अब यहां पर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं कि कक्षा में 20 विद्यार्थी बैठे हैं, तो 20 का संबंध किससे है, विद्यार्थियों से। विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, गिना जाता है, तो ये काउंटेबल होते हैं। और जो चीज काउंटेबल होती है वो सारी की सारी चीजें किसके अंतर्गत आते हैं, संख्यावाचक। यानी जिन चीजों को, जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों की हम गिनती कर सकते हैं वो सबके सब क्या होते हैं, संख्यावाची के अंतर्गत आते हैं। तो ये चार प्रकार होते हैं, गणनावाचक, कर्मवाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। अब इसके दूसरे भेद की हम बात करें तो दूसरा भेद देखिए इसका क्या होता है, दूसरा भेद है इसका संख्यावाची विशेषण का दूसरा भेद अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। अनिश्चय संख्यावाची विशेषण में क्या होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। किसका बोध नहीं होता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है।
निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। कैसे? जैसे अपने पास शब्द आ जाए, जैसे आ गया कुछ, बहुत, अधिक, कम, अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा। ये आने के बाद यदि इन शब्दों के अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको बहुवचन रूप दे दिया जाए, ऐसी संख्या जिसको बहुवचन रूप दे दिया जाए, तो वो भी क्या हो जाती है, वो संख्या भी अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में बदल जाती है। जैसे अपन बात करें सैकड़ों, तो ये बहुवचन बन गया सैकड़ों, तो सैकड़ों में क्या हो गया, अनिश्चित हो गया। सैकड़ों हो गया, हजारों हो गया, लाखों हो गया, करोड़ों हो गया। तो ये जो शब्द आ रहे हैं ये बहुवचन के रूप में आ रहे हैं, और कोई संख्या को यदि बहुवचन रूप दे दिया जाता है तो वहां पर वो किस में बदल जाती है, वो अनिश्चित संख्या में बदल जाती है। कोई उसकी संख्या निर्धारित नहीं होती है। इस प्रकार से ये दो भेद बनते हैं। एक बार फिर हम इसको देखें, पुनरावृत्ति करें, पुनः दोहरा रहे हैं कि संख्यावाची विशेषण है जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाची विशेषण कहते हैं। दूसरी बात यह है कि संख्यावाची विशेषण के दो भेद होते हैं। पहला होता है निश्चित संख्यावाची विशेषण, इसमें संख्या का निश्चित होना पाया जाता है। दूसरा इसका क्या मिलेगा अपन को, दूसरा भेद मिलेगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें पता लग जाता है, निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते। वो शब्द कौन कौन से होते हैं, वो शब्द होते हैं कुछ, बहुत, अधिक, कम, ज्यादा, थोड़ा, सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों। इस प्रकार की कोई संख्या का बोध आ जाता है तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरणों की यदि हम चर्चा करें तो देखिए उदाहरण किस प्रकार के पाए जाते हैं। इस प्रकार के उदाहरण इसमें पाए जाते हैं। जैसे अपने को ये पूछ लिया जाए कि राधा 10 गायें रखती है, गायें रखती है, तो यहां पर हमारे सामने आया 10। सबसे पहली चीज ये है कि 10 का संबंध किससे है, इस 10 का संबंध है गाय से। गाय क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि कौन सी निश्चित संख्या है, 10। तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, निश्चय संख्यावाची, निश्चय संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण, निश्चय संख्यावाची विशेषण बन गया भाई। और इसी से अगर ये कह दिया जाए कि राधा बहुत गायें रखती है, बहुत गायें रखती है, तो यहां पर देखिए अब यहां इस बहुत का संबंध किससे है, गायों से। गाय क्या है, काउंटेबल नाउन से। अब काउंटेबल नाउन से तो ये संख्यावाची होगी, लेकिन ये निश्चित बोध नहीं हो रहा कि यहां पर कितनी है, तो ये क्या बन जाएगा, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। अनिश्चय संख्यावाची, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण बन गया, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण। उसके बाद जैसे ये कहें प्रतियोगिता में, प्रतियोगिता में 5 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया, 5 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ये मान लीजिए पूछ लिया गया हमें, और पूछ लें कि इसमें कौन सा विशेषण है, तो देखो इस 5 लाख का संबंध किससे, अभ्यर्थियों से। अभ्यर्थी क्या है, काउंटेबल नाउन्स के अंतर्गत आते हैं, गणनावाचक हैं, और यहां पर निश्चित संख्या का बोध होने के कारण हम कह सकते हैं कि यह क्या है, निश्चय संख्यावाची विशेषण है। यह निश्चय संख्यावाची विशेषण हो गया। और इसी सेंटेंस को अगर यह कह दिया जाए जैसे प्रतियोगिता में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, तो लाखों अभ्यर्थियों ने भाग लिया, तो यहां पर देखिए एक शब्द आया है, और वो शब्द क्या है, लाखों। और इस लाखों में निश्चित संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना है। तो यहां पर देखिए इस लाखों का संबंध किससे हुआ, अभ्यर्थियों से। अभ्यर्थी क्या है, काउंटेबल नाउन से, और काउंटेबल नाउन से तो हमें ये तो पता चल गया कि ये संख्यावाची विशेषण है, लेकिन लाखों से ये नहीं पता चल रहा कि 1 लाख ने लिया या 2 लाख ने। तो यहां पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
अनिश्चय संख्यावाची विशेषण बन गया, अनिश्चय संख्यावाची विशेषण बन गया। इस प्रकार से देखिए अपना विशेषण का दूसरा भेद भी यहां पे कंप्लीट होता है। अब हम विशेषण के तीसरे भेद की बात यहां पर कर रहे हैं, जिसका नाम है परिमाणवाची विशेषण। विशेषण का तीसरा भेद है जिसका नाम क्या है? परिमाणवाची विशेषण। परिमाणवाची विशेषण, परिमाणवाची विशेषण जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के माप, तोल और नाप, तीन चीजें यहां पे, माप, नाप और तौल, माप, नाप, तोल का बोध होता है। जिन शब्दों के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के माप, नाप और तोल का बोध होता है, वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। या हम सीधे शब्दों में यूं कहें कि जिन्हें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन्स जितनी भी होती हैं वो सबके सब किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं। जिनको गिना नहीं जाए, अगणनीय जो होते हैं, वो सबकी सब किस में आते हैं? परिमाणवाची में आते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, परिमाणवाची विशेषण के दो भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। और दो भेद कौन कौन से होते हैं उनकी बात यहां पे हम करें। दो भेदों में पहला भेद इसका क्या होता है? पहला भेद है इसका निश्चय परिमाणवाची विशेषण। निश्चय परिमाणवाची, निश्चय परिमाणवाची विशेषण। निश्चय परिमाणवाची विशेषण में हमें देखना है कि यहां पर निश्चित मात्रा का बोध होगा। किसका बोध होगा? निश्चित मात्रा का। अब निश्चित मात्रा किसकी हो सकती है? वो माप की हो सकती है, नाप की हो सकती है, तोल की हो सकती है। निश्चित मात्रा का बोध, निश्चित मात्रा का बोध होता है भाई इसमें। अब निश्चित मात्रा में क्या आ सकता है? जैसे अपन कहें, जैसे अपने पास आ गया 10 लीटर। अब 10 लीटर क्या हो गया? निश्चित बोध करा रहा है। अपन कहें 5 किलोग्राम, तो 5 किलोग्राम क्या हो गया? निश्चित हो गया। अपन कहें आधा किलो, जैसे अपने पास आ गया आधा किलो, तो आधा किलो भी किसका बोध करा रहा है? निश्चित का करा रहा है। आधा हो, पूर्ण हो, सवा हो, ये इसी के अंतर्गत आते हैं, निश्चय के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने पास आ गए 20 टन, तो 20 टन क्या हो गया? 20 टन भी इसी के अंतर्गत आ गया। अपन कहें 2 मीटर, तो 2 मीटर भी इसी के अंतर्गत आ गया। यानी ये चीजें जितनी भी हम लिख रहे हैं ये क्या है? अनकाउंटेबल है, अगणनीय है, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? ये परिमाणवाची विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे कोई भी शब्द आ जाते हैं तो वहां पर हमें देखना है कि हमारा विशेषण क्या बन जाएगा? परिमाणवाची विशेषण बन जाएगा। इसका दूसरा जो भेद होता है, वो दूसरा भेद क्या होता है इसमें? अनिश्चय परिमाणवाची। अनिश्चय परिमाणवाची, अनिश्चय परिमाणवाची में क्या होगा? निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। तो इसमें क्या बन जाएगा? निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं? जैसे अपने पास शब्द किस प्रकार के मिलेंगे इसमें? जैसे आ गया अपने पास कुछ लीटर, कुछ लीटर आ गया, तो कुछ लीटर में हम क्या करें? अनिश्चय परिमाणवाची हो गया। अपन कहें कुछ किलो, कुछ किलो, तो ये कुछ किलो के अंतर्गत ये हो गया। बहुत टन, बहुत टन आ गया, तो ये बहुत टन का संबंध भी इसी से हो गया। अब बात करें बहुवचन की, जैसे अपन कहें हजारों टन, हजारों टन शब्द आ गया, तो हजारों टन अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण में हो गया। अपन कहें लाखों टन, लाखों टन, तो ये ऐसे शब्द आते हैं, तो ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इसके उदाहरण किस प्रकार के होते हैं देखिए। जैसे ये कहें राधा की गाय 10 लीटर दूध देती है, 10 लीटर दूध देती है। यहां पर क्या देखा अपन ने? यहां पर एक शब्द आया हमारे पास 10 लीटर। अब 10 लीटर का संबंध किससे है? दूध से। दूध क्या है? अनकाउंटेबल नाउन से, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो यहां पर ये देखिए 10 लीटर क्या है? इसको हम गिन नहीं सकते, इसको क्या करते हैं? मापते हैं। और मापने वाली जो चीज होती है वो क्या होती है? वो
लेकिन 10 लीटर में निश्चित संख्या का भी तो बोध हो रहा है, निश्चित मात्रा का भी तो बोध हो रहा है। निश्चित मात्रा कितनी हुई? 10 लीटर। तो ये क्या बन जाएगा? निश्चय परिमाणवाची विशेषण। निश्चय परिमाणवाची विशेषण बन गया, निश्चय परिमाणवाची विशेषण बन गया। और इसी सेंटेंस को हम ये कहते हैं कि राधा की गाय बहुत दूध देती है। राधा की गाय बहुत लीटर दूध देती है। अब यहां पर देखिए अंतर क्या है, इस बहुत लीटर का संबंध दूध से ही है, और दूध से तो लेकिन हमें निश्चित मात्रा का बोध नहीं हो रहा है, और निश्चित मात्रा का बोध नहीं होने के कारण हम क्या कहेंगे? अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण। अनिश्चय परिमाणवाची विशेषण बन जाता है। और इस प्रकार से अपना ये विशेषण का तीसरा भेद भी कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हमें विशेषण के चौथे भेद की बात करेंगे, जिसका नाम है सार्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। जय श्री राम।